हेलो अभ्यर्थियों, आप सभी का ऑनलाइन एग्ज़ाम गुरुकुल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 4 महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सर्वप्रथम उन्होंने वर्ष 2023 की प्रारंभिक परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। कुछ प्रश्नों के 2 विकल्पों को सही माना गया है और एक मौलिक अधिकार वाला जो प्रश्न था, आपको याद ही होगा, उसको डिलीट कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे कि इसका रिज़ल्ट फाइनल आ गया है 2023 की प्रीलिम्स का। इसमें कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आपको बना के बता देंगे। मुख्यतः यह वीडियो आपके लिए बनाया गया है वर्ष 2024 के पाठ्यक्रम को लेके, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में बदलाव कर दिए गए हैं। और केवल पाठ्यक्रम में ही बदलाव नहीं किए गए हैं, इसमें अंक प्रणाली में भी और समय सीमा में भी बदलाव किए गए हैं मुख्य परीक्षा योजना में। तो आइए एक एक करके सभी चीज़ों को शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ष 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का एक कट ऑफ आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको एक ही वीडियो में दोनों चीज़ मिल जाए। यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि 162 कट ऑफ गया है अनारक्षित वर्ग का, 150 एससी वर्ग का, 142 एसटी का, 158 ओबीसी का, और ईडब्ल्यूएस में ओपन में 158 और फीमेल कैटेगरी के लिए ये है 156। बाकी अन्य दिव्यांगजनों के लिए श्रवण बाधित में 114, दृष्टि बाधित में 140, अस्थि बाधित में 142, बहुविकलांग में 122। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन में अनारक्षित वर्ग के लिए 130, अनुसूचित जाति के लिए 60, अनुसूचित जनजाति के लिए 60, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 96 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 106। हालांकि अभी स्कोर शीट नहीं आई है, परंतु आपने जब आंसर की चेक की होगी तो उसके अनुसार आप अपने मार्क्स को एक एस्टिमेशन के हिसाब से मान सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो परीक्षा परिणाम है वो भी घोषित हो गया है, तो वहाँ से आप अपने रोल नंबर के हिसाब से भी इसे देख सकते हैं। हालांकि उसके लिए हम अपना वीडियो अलग से लेके आएंगे। आइए मुख्य बात पे आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ष 2024 की परीक्षा के पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव हुए हैं। ये परीक्षा पहले से तो टफ कर दी गई है, लेकिन देखते हैं इसके आगे आने वाले समय में क्या परिणाम होते हैं। ये सबसे पहले एक नोटिफिकेशन है, एक विज्ञप्ति है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। राज्य सेवा, राज्य वन सेवा प्रारंभिक एवं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 से प्रभावशील हो गई है। पुनरीक्षित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 18 जनवरी 2024 से प्रकाशित किया जा रहा है। अभ्यर्थी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको लिंक दे देंगे, आप भी इसको जल्दी डाउनलोड कर सकेंगे। राज्य सेवा परीक्षा की योजना लगभग वही है। पहले प्रीलिम्स होगा, ओएमआर शीट आधारित है, वस्तुतः इस प्रकार का है। ये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा होगी, उसका साक्षात्कार होगा, परंतु इसकी अंक प्रणाली और समय में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। प्रीलिम्स का भी जो पाठ्यक्रम है वो बदला गया है। आइए देख लेते हैं। सर्वप्रथम इसकी प्रारंभिक परीक्षा की अंक योजना लगभग समान ही है, लेकिन मुख्य परीक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन है। ये हमारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है। प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें जो सामान्य अध्ययन का होता है, इसमें देखेंगे आप भारत का इतिहास। अब इसमें कुछ अलग प्रकार से पूछा गया है, जैसे संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय वर्ष, भारतवर्ष के बारे में, वेदों के बारे में, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, स्मृतियाँ, ऋत सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंचमहायज्ञ, यज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थकर। अगले बिंदु पे आएंगे। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं, भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। आपको ये सिलेबस पढ़ के लगभग लगभग पिछले वर्षों के मेंस के सिलेबस की याद आ रही होगी, क्योंकि कुछ कुछ लाइन उससे मिलती जुलती हैं, लेकिन ये हम प्रीलिम्स का सिलेबस पढ़ रहे हैं अभी। मध्य प्रदेश का इतिहास, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक,
मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं उनकी बोलियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कला एवं लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। अगला बिंदु, भारत का भूगोल, पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलें, जलवायु घटनाएं, अल नीनो, ला नीना, दक्षिण दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम। प्राकृतिक संसाधन में वन, खनिज, जल संसाधन, प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियाँ, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास। अगला बिंदु, मध्य प्रदेश का भूगोल, वन, वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ और पठार, जलवायु, ऋतु, तापमान, वर्षा, प्राकृतिक संसाधन में मिट्टियाँ, प्रमुख खनिज संसाधन, प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजना, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, नगरीकरण। अगला बिंदु, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। इसमें जैसा आपने देखा था पिछली बार 1919 और 1935 का एक्ट था, लेकिन इस बार परिवर्तन किए गए हैं। संविधान सभा है इसमें, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, मध्य प्रदेश में सुशासन अभिशासन व्यवस्था, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई एवं अधोसंरचना का विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर की प्रगति, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, वित्तीय संस्थाएं जिसमें रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां एवं G20, सार्क एवं आसियान, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। सातवां बिंदु है आपका विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। देखिए आपको पता ही होगा विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो जो मुख्य मुख्य विज्ञान है जो आपको आमतौर पर सामान्य अध्ययन की पुस्तकों में मिलते हैं, जैसे ल्यूसेंट में या जो किरण पब्लिकेशन की पुस्तकें आती हैं, तो उसमें जो मुख्य मुख्य विज्ञान के टॉपिक हैं वो इसमें सभी होंगे लगभग, और आप इसको और अच्छे से देख लीजिएगा। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, मानव शरीर संरचना, पोषण, आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण, अनुवांशिक रोग, स्किल सेल एनीमिया, प्रभाव, कारण, निदान एवं कार्यक्रम, स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचक, सतत विकास की अवधारणा एवं SDG, पर्यावरण कारक, पारिस्थितिकीय तंत्र एवं जैव विविधता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स। और आपकी अंतिम 10वीं यूनिट में मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। आपको पता ही होगा कि हमारे पिछले कुछ वर्षों में जब पहले हम पेपर दिया करते थे तो उसमें एक्ट्स आते थे, एक्ट के बाद फिर कमीशन आए, आयोगों को ऐड किया गया, और अब इसमें जनजातियों का ये 10वां यूनिट है।
मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ एवं घुमंतू जनजातियाँ, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय और प्रकाशन, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। तो ये आपका फर्स्ट पेपर लगभग पूरा हो गया और यही आपको सिविल सर्विस के लिए क्वालिफाई करना होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र आपको पता ही है कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन कट ऑफ जो आपका डिसाइड होता है वो होता है पहले पेपर से। तो यानी कि आपको पहले पेपर पर ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन अगर आप वन सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहला और दूसरा दोनों पेपर को संयुक्त रूप से बराबर महत्व देना होगा। यदि आप केवल सिविल सेवा के लिए दे रहे हैं तो एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि आपको केवल पेपर 1 पर ज़्यादा फोकस करना है और दूसरे पेपर में आपको उसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको 40% से ऊपर नंबर लाने ज़रूरी हैं, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो 30%। एक बार इस बिंदु को हम चेक कर लेंगे आगे चलेंगे तो। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी सी सेट सामान्य अभिरुचि परीक्षण में बोधगम्यता, जीवन शैली प्रतिबल, संचार कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना एवं समाधान समस्या, समस्या का समाधान, सामान्य नागरिक योग्यता, मानसिक योग्यता आधारभूत संख्यानन, संख्याएं एवं उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि 10वीं कक्षा के स्तर रहेगा इसका। आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर है इसका भी। और हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल 10वीं कक्षा का स्तर। जैसा आपको पता ही है कि पिछले कुछ वर्षों से तकरीबन 20 प्रश्न यहाँ से आते हैं और जो हमारा गद्यांश रहता है उसके आसपास ही ये होते हैं। तो ये 10वीं कक्षा के स्तर का रहेगा जो भी इसमें है। आगे हम बढ़ेंगे। ये हमने अभी प्रीलिम्स का देखा था और इसमें आपको कुछ कुछ बदलाव सेकंड पेपर में भी दिख रहे हैं, जैसे कि ये जीवन शैली और प्रतिबल, ये एक नया टॉपिक लग रहा है इसमें। आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो इंग्लिश का सिलेबस है वो भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, देख लीजिए इसे। ये आपको अब मिलेगा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 से जो प्रभावशील हो गई है परीक्षा योजना, उसका विस्तार देखिए। इसमें आपको प्रथम प्रश्न पत्र में इतिहास और भूगोल मिलेगा 150 नंबर का, वही 5 यूनिट्स में इसे बांटा गया है। आगे हम इसका पाठ्यक्रम देखेंगे। हिंदी अंग्रेजी में आप इसके जवाब दे सकते हैं, जो भी माध्यम आप चयन करेंगे। ऐसा लगभग आपको मिलेगा चतुर्थ प्रश्न पत्र तक। और द्वितीय प्रश्न पत्र में बदलाव किया गया है। इसमें राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र को लगभग एक विषय के रूप में 150 नंबर में स्थापित किया गया है और अर्थशास्त्र तीसरे पेपर पर चला गया है। तीसरा पेपर विज्ञान तकनीक एवं जन स्वास्थ्य पार्ट बी में आ गया है। चतुर्थ प्रश्न पत्र में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें उद्यमिता प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी जोड़ा गया है 150 नंबर का। पहले आपको पता ही होगा कि पहले केवल दर्शन शास्त्र था, विचारक थे और केस स्टडी रहती थी, लेकिन अभी इसमें उद्यमिता प्रबंधन और ये अलग चीज़ जोड़ दी गई है। और ये पेपर 3 घंटे का हो गया है। 3 घंटे का पहले भी था, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये 300 नंबर का हो गया है। पहले ये 200 नंबर का था जी। यानी कि अभी आपके 300 नंबर के 4 प्रश्न पत्र हो गए हैं। पहले जो हमारा सिलेबस था वो 300 नंबर के पहले 3 प्रश्न पत्र थे, और फिर चौथा और पांचवा हमारे 200-200 नंबर के थे, और छठा प्रश्न पत्र 100 नंबर का आता था। लेकिन अभी पहले 4 पेपर 300 नंबर के हैं, पंचम 200 का है और षष्टम यानी कि छठा प्रश्न पत्र 100 नंबर का है। तो बदलाव कहाँ हुआ है? चौथे प्रश्न पत्र में। इसी प्रकार जो समय सीमा है वो हमें तीसरे प्रश्न पत्र में 3 घंटे मिलती थी और छठे प्रश्न पत्र में 2 घंटे। तो इसको बदलाव किया गया है, इसमें परिवर्तन है। 2 घंटे कर दिया गया है हिंदी के पेपर का, 5वें पेपर का, और छठे पेपर को 2.5 घंटे कर दिया गया है। आधा घंटा इसमें ऐड कर दिया गया है। हालांकि इसमें जो लगभग पुराना सिलेबस था वैसा ही है, आगे चल के हम देखेंगे, परंतु उनको टॉपिक वाइज बांट दिया गया है। इसमें साक्षात्कार 185 नंबर का होगा, यानी कि जो पहले 1400 नंबर थे आपके मुख्य परीक्षा के, वो बढ़ के 1500 हो गए हैं। और साक्षात्कार के इसमें अंक मिला दें तो कुल आपको जो नंबर मुख्य परीक्षा में और साक्षात्कार में मिलाकर जो फाइट करनी है वो करनी है 1685 नंबर में से, जो भी आप मैक्सिमम ला सकें उसके लिए।
सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र ये हिंदी और अंग्रेज़ी में दिए जा सकते हैं। ये हमने ऊपर देख लिया था। हम सीधे पहुंचते हैं अभी अपने पाठ्यक्रम पे। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि ये आपको हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में देने हैं जवाब, मतलब हिंदी या अंग्रेज़ी जो भी माध्यम आप चुनेंगे। लेकिन पाँचवें और छठवें पेपर को आप केवल हिंदी में ही लिख सकते हैं। देखिए, प्रश्नों का स्वरूप लगभग वही है, लेकिन इसमें मार्क जो मैं कह रहा था आपसे, नंबर सिस्टम, वो हमने देखा है, उसे चेंज कर दिया गया है। प्रश्नों की संख्या अति लघु उत्तरीय में 15 है, लेकिन इसके अंकों को 2 कर दिया गया है। ये पहले 3 मार्कर होता था, अब ये 2 मार्कर रह गया है। वहीं लघु उत्तरीय प्रश्न 10 ही हैं, लेकिन इनकी जो अंक हैं वो 7 कर दिए गए हैं। ये जो पहले 5 मार्कर था। और दीर्घ उत्तरीय जो 11 नंबर का था, ये अभी भी 5 ही हैं, लेकिन अंकों का इसमें मतलब बदलाव किया गया है। ये 10 के स्थान पर 11 के स्थान पर 10 कर दिए गए हैं। तो अति लघु उत्तरीय 3 से घटाकर 2, लघु उत्तरीय 5 से बढ़ाकर 7 और दीर्घ उत्तरीय में 11 से घटाकर 10 कर दिया गया है। तो इसमें शब्द सीमा में भी परिवर्तन है। आपको अति लघु उत्तरीय का जो जवाब देना है वो 20 शब्दों में देना है, लघु उत्तरीय का 60 शब्दों में और दीर्घ उत्तरीय का 200 शब्दों में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात भी होगा, 2022 की मुख्य परीक्षा से पूरा एक पेज लघु उत्तरीय के लिए दिया जाने लगा। पहले जो कि बताया गया था कि जो 8 लाइन मिलती थी, इस बार से वो पूरा एक पेज मिला था वहाँ पे। तो ये परिवर्तन 2022 से ही लागू कर दिया गया था, लेकिन कुछ बदलाव यहाँ पर भी है। तो 60 शब्द की इसमें शब्द सीमा है। आगे बढ़ेंगे तो ये 150 अंक आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से ये पाँचों यूनिट का बताया गया है कि 15 प्रश्न आपको 5 यूनिट से करने हैं, 10 प्रश्न आपको लघु उत्तरीय में करने हैं और 5 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में, जिनके कुल अंक 150 होंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। ये चतुर्थ प्रश्न पत्र का स्वरूप है, आप इसे देख लीजिए। अति लघु उत्तरीय 16 प्रश्नों को करना है, जिनकी अंक 2 प्रति प्रश्न है। अधिकतम शब्द संख्या प्रति प्रश्न की 20 है। 20 शब्द लिख सकते हैं आप इसके उत्तर में, और पूर्णांक इसका 32 हो जाता है, क्योंकि 16 गुणा 2 तो 32। लघु उत्तरीय 8 प्रश्न आपको करने हैं, 7 प्रति अंक हैं, तो ये 56 इसका पूर्णांक है और शब्द सीमा 60 है। दीर्घ लघु उत्तरीय 4 प्रश्न करने हैं कुल, और अंक हैं इसमें प्रति प्रश्न 11, यानी 44 इसका पूर्णांक है, और 200 शब्दों में आपको इसका जवाब देना है। केस स्टडी जैसा निर्देशित किया जाएगा, जैसा प्रश्न का स्वरूप होगा, उस हिसाब से आपको संपूर्ण गुणों को साथ में रखकर जो पाठ्यक्रम होता है वैसा आपको केस स्टडी का जवाब देना है। 18 इसका पूर्णांक है, और लगभग इसमें बताया गया है कि प्रश्नों की संख्या 1 है, प्रति प्रश्न मतलब जो अंक हैं वो 18 हैं। तो इसमें देखते हैं प्रश्नों का स्वरूप क्या होगा। 29 प्रश्न अभी माने गए हैं हाल फिलहाल, और 150 इसके अंक हैं, और इसका दूसरा भाग आपको बताया था उद्यमिता और प्रबंधन करके इसमें जोड़ा गया है। पंचम प्रश्न पत्र की जो व्यवस्था है वो आगे देखेंगे, वहीं दे रखी है उसे। और छठा प्रश्न पत्र आप देख पाएंगे कि इसमें एक निबंध है जिसे आपको 1000 शब्दों में लिखना है, 50 पूर्णांक है इसका। द्वितीय निबंध है जिसमें आपको 500 शब्द सीमा दी गई है, इसका 20 पूर्णांक है। प्रारूप लेखन और प्रतिवेदन जैसा कि आप करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसमें प्रतिवेदन को एक अलग कॉलम बना के रखा गया है। हालांकि अभी मुख्य परीक्षा में जो ये प्रश्न पत्र होता है, इसमें 2 ही हमें क्वेश्चन करने होते थे प्रारूप लेखन में, लेकिन अभी इसको प्रतिवेदन के रूप में अलग स्थापित कर दिया गया है। तो ये 500 शब्द में प्रारूप लेखन है और प्रतिवेदन 250 शब्द का है, और इसके जो अंक हैं वो 15-15 नंबर निर्धारित किए गए हैं, तो कुल मिला के 100। लेकिन इसकी जो समय सीमा है वो 2 घंटे से बढ़ाकर 2.5 घंटे कर दी गई है। आवश्यकता अनुसार किसी प्रश्न में उप प्रश्न भी हो सकते हैं। प्रश्नोत्तर पुस्तिका में उत्तर दिए जाने हेतु स्थान अधिक होने की स्थिति में परीक्षार्थी प्रश्न के स्वरूप अनुसार शब्द सीमा का पालन करें। देखिए, ये वही बिंदु है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि प्रश्नोत्तर पुस्तिका में उत्तर दिए जाने हेतु स्थान अधिक होने की स्थिति में, क्योंकि इस बार स्थान अधिक दे दिया था, तो आपको वही स्वरूप रखना है जो आपको बताया गया है। आप उसके लिए कोई भी दुविधा में ना आए, बता दिया गया है, शब्द सीमा का पालन करें। अगर 60 शब्द बताए गए हैं और पूरा पेज दे रखा है, तो आपको 60 शब्दों की शब्द सीमा का पालन करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप उस पूरे पेज को नीचे तक भरें। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में खंड अ ब दोनों को मिलाकर अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अर्हता अंक प्राप्त करना है। इसी प्रकार अनारक्षित महिला श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने हैं। वहीं पर जो
रिजर्व कैटेगरी हैं SC ST OBC और EWS दिव्यांगजन, इन सभी को 30% अहर्कारी अंक माने गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था प्रीलिम्स और मेंस में लगभग सेम ही है, 40% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 30% रिजर्व कैटेगरी के लिए। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों का श्रेणीवार प्रवर्ग वर्ग 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। जैसे 20 गुना आपके प्रीलिम्स में शामिल किए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको एक बात बता दें कि ये जो 30 और 40% का ये अनिवार्य पालन करने को बोला है, ये आपको इसलिए बताया जाता है कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन कट ऑफ डिसाइड होगा आपके कौशल के हिसाब से। यदि ऊपर से ही कट ऑफ डिसाइड होता है और 60% पे बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो फिर इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये केवल आपको फाइट करने के लिए बताया गया है कि अगर आप 30 रिजर्व कैटेगरी में और अनरिजर्व में 40 नहीं लाते तो आप बिना मतलब प्रतियोगिता के बाद आप अपने आप ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप सूची में नहीं होंगे। चलिए आगे देखते हैं। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जो 2024 से प्रभावशाली हो गया है, उसमें हम प्रथम प्रश्न पत्र का खंड A देख रहे हैं, जो आपको पता होगा क्या है, इतिहास। तो सबसे पहली इकाई में है भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक, 11वीं से 18वीं शताब्दी तक का भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, सल्तनत एवं मुगल शासक और उनका प्रशासन एवं मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय। नंबर 2 इकाई प्रागैतिहासिक एवं आगे ऐतिहासिक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, गर्दभिल्ल वंश, नागवंश, औलिकार, परिवारजक वंश, राजवंश, उच्चकल्प वंश, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, गोंड वंश, कच्छप घात वंश। नंबर 3 इकाई है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव, ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं जनजाति का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। चौथी यूनिट में हम देखेंगे गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व, उत्सव एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। 5वीं यूनिट मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल रियासत, ये स्वतंत्रता प्राप्ति तक हमें पढ़नी होंगी। मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों का संघर्ष एवं इतिहास में योगदान, जैसे हमें कुछ महत्वपूर्ण लोगों को पढ़ना है, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, भीमाजी नायक, ख्वाजा नायक, टांट्या भील जी, कंजन सिंह कोरकू, बादल भोई और पेमा फाल्याज, इन सभी हम महान विभूतियों को पढ़ना होगा हमें। तो ये हमारा खंड A हो गया हमारे पेपर फर्स्ट का। अब दूसरा हमारा खंड कौन सा होगा, भूगोल, बिल्कुल सही। तो ब खंड में हम देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु, ये प्रथम इकाई है। इसमें प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, भारत के प्रमुख भू आकृति, भौतिक विभाग, हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय भारत, प्रमुख पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलें, भारत में मिट्टियाँ, प्रकार एवं वितरण, जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, मानसून की उत्पत्ति, ऊपरी वायु परिसंचार, जेट स्ट्रीम, जलवायु घटनाएं, अल्नीनो, लानीना, दक्षिण दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, हिंद महासागर, द्विध्रुव, जलवायु परिवर्तन के परिणाम, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। इकाई 2 ये भारत की कृषि एवं जल संसाधन से संबंधित है। इसमें आपको कृषि में प्रमुख फसलें और श्री अन्न, जैसा आपको पता होगा मिलेट्स वर्ष बनाया गया था, तो ये जो मोटे अनाज हैं इनको आपको इस बार पढ़ना होगा अपनी मुख्य परीक्षा के लिए। उनका उत्पादन और वितरण, सिंचाई, सिंचाई तकनीकों के प्रकार, सिंचाई के स्रोत और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति और सतत कृषि के लिए रणनीतियाँ, जल संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण के तरीके, नदियों को आपस में जोड़ना और राष्ट्रीय जल नीति। तीसरी इकाई में देखेंगे कि भारत के प्राकृतिक संसाधन एवं उद्योगों का हमें अध्ययन करना है, जिसमें जो बिंदु हैं वो हैं वन संसाधन और इनका प्रकार, इनका वितरण, प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संकट और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, प्रमुख उद्योग उनमें क्या है, लोहा और इस्पात है, सीमेंट, कागज, शक्कर, सूती वस्त्र उद्योग, प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी पढ़ने हैं इसमें।
चौथी इकाई में आपको आपदाएं और तकनीकें देखनी है, जिसमें भारत के प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, जिनमें भूकंप, सुनामी, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कोहरा, बादल फटना, तड़ित झंझा, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये सभी सम्मिलित हैं। पर्यावरण प्रदूषण में हमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी या भूमि प्रदूषण एवं उनका रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन, प्रदूषण को कम करने के उपाय, ये सभी पढ़ने होंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव, ग्रामीण शहरी प्रवास, भूगोल में उन्नत तकनीकें, ये आपने इस बार भी पढ़ा ही होगा। जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने एस्पिरेंट हैं, इसमें हमको रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन पढ़ना है, भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जीआईएस पढ़ना है, भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली जीपीएस पढ़ना है, तथा इसके अनुप्रयोग, उपग्रहों के प्रकार भी इसमें है। अंतिम 5वें यूनिट में आपको मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में जानकारी लेनी है, इसको पढ़ना है, इसके ऊपर आपको अध्ययन करना है। प्रमुख भू आकृति, भौतिक विभाग, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड पठार, विंध्याचल श्रेणी, बघेलखंड पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा श्रेणी। प्रमुख नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ, जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, प्रकार एवं वितरण, मृदा अपर्दन एवं मृदा संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वनों के प्रकार और वितरण, प्रमुख वनोपज, प्रमुख फसलें, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं, प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, प्रमुख उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व और नगरीकरण। ये आपका पहला पेपर समाप्त हो गया। अगले पेपर पे आएंगे बिना समय गवाए। देखिए, द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना पहले खंड में पढ़नी है, जिसकी 5 यूनिट्स क्रमानुसार हैं। आप पिछले साल के पाठ्यक्रमों से अंतर अपने आप समझ जाएंगे यदि आप पुराने एस्पिरेंट हैं, और यदि आप नए हैं तो आप इसको देख सकते हैं, बार बार सुनकर इसको दोहरा सकते हैं अपने मन में, जिससे आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। और सबसे पहली चीज़ याद रखिए, मुख्य परीक्षा पास करने के लिए आपको आपके पाठ्यक्रम का ज्ञान होना अति आवश्यक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। पहली इकाई में आपको भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषता, मूल ढांचा एवं प्रमुख संशोधन देखने हैं। वैचारिक तत्वों में उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। संघवाद, जिसमें हमें केंद्र राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका देखना है। इकाई 2 में भारत निर्वाचन आयोग, सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यूपीएससी, एमपीपीएससी एवं नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं नीति आयोग को पढ़ना है। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, लोकतंत्र की परिभाषा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, समुदाय आधारित संगठन सीबीओ, गैर सरकारी संगठन एनजीओ एवं स्वयं सहायता समूह एसएचजी, मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया है, भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें कौटिल्य, देवी अहिल्याबाई होलकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, ये सभी महान विभूतियाँ हैं, इन सभी को आपको पढ़ना होगा। राज्यों का पुनर्गठन 1956 तथा मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन जो 2000 में हुआ, वहाँ पे आपको देखना होगा। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति, शक्ति, स्थिति, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संगठन, कार्य एवं भूमिका, मध्य प्रदेश की विधानसभा, संगठन एवं शक्तियाँ, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, संगठन, क्षेत्र अधिकार एवं भूमिका, जवाबदेही एवं अधिकार, प्रतिस्पर्धा आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, उपभोक्ता फोरम, बाल आयोग और महिला आयोग, इन सभी को आपको देखना होगा। साथ ही साथ अगली और अंतिम यूनिट में आपको मध्य प्रदेश का शासन, जिसमें आपको सचिवालय, प्रमुख सचिव, सचिव तथा आयुक्त, मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन, जिलाधीश की भूमिका, मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं, जिसमें पंचायती राज्य, संगठन एवं शक्तियां, शहरी स्थानीय स्वशासन, संगठन एवं शक्तियां, स्थानीय स्वशासन में वित्त, नौकरशाही एवं स्वायत्तता का महत्व, मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य, जनजाति, पिछड़े एवं वंचित वर्ग का उत्थान एवं नक्सली समस्याओं से जुड़े मुद्दे होंगे, मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान, मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक मुद्दे। ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र का पहला खंड हो जाता है। दूसरा खंड आपको जैसे पता ही है कि समाज शास्त्र जोड़ा गया है, और ये समाज शास्त्र को पूरा एक खंड का दर्जा दिया गया है, ये खंड बा बनाया गया है। तो इसमें भी 5 यूनिट है, देख लेते हैं ये क्या है। सबसे पहले इसकी इकाई एक है समाज शास्त्र की आधारभूत अवधारणाएं।
समाज की भारतीय संकल्पना, जिसमें कुटुंब, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र परंपरा आएगी। समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, मानदंड और मूल्य, सामाजिक समरसता के तत्व, सभ्यता एवं संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषता, सामाजिक संस्थाएं, परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ण, यज्ञ, ऋण, ऋण यज्ञ संस्कार। अनुष्ठानों में आपको विभिन्न संदर्भ देखने हैं, जाति व्यवस्था देखनी है, आश्रम, पुरुषार्थ, समाज और विवाह पर धर्म और संप्रदायों का प्रभाव। दूसरी इकाई में भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियां हैं, जिसमें भारतीय समाज की संकल्पना, भारत के लोग, विविधता में एकता, सांस्कृतिक विविधता, जिसमें क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक और जनजातीय, इस प्रकार की आपको सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन करना है। अपराध का जो बदलता परिदृश्य है, जिसमें नशीली दवाओं की लत, आत्महत्या, साइबर अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध एवं घरेलू हिंसा, इन सभी का आपको अध्ययन करना होगा। वर्तमान बहस, जिसमें भारत में परंपरा और आधुनिकता, राष्ट्र निर्माण की समस्याएं, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और राष्ट्र निर्माण, इनको किस प्रकार हम संतुलित करें, कैसे राष्ट्र निर्माण करें, कैसे धर्मनिरपेक्ष हो, कैसे बहुलवाद, ये सब हमें देखना होगा। ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम, ग्रामीण शहरी अंतर, ग्रामीणवाद और नगरवाद, किसान अध्ययन, 73वें संशोधन से पहले और बाद में पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण नेतृत्व, गुटबाजी, लोक सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे और रणनीतियाँ, बंधुआ और प्रवासी मजदूर, ग्रामीण समाज में बदलाव के रुझान, नगरीय समुदाय की विशेषता, नगरीय समुदाय में परिवर्तन, नगरीकरण के कारण एवं प्रभाव, नगर नियोजन की अवधारणा, नगर नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, भारत में नगरीय प्रबंधन की समस्याएं, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या, ये आपकी चौथी इकाई है। इसमें आपको भारत में औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन, परिवार, शिक्षा, स्त्रीकरण पर प्रभाव, औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष, वैश्वीकरण की चुनौतियां, समाजशास्त्र का भारतीयकरण, शिक्षा की निजीकरण, सामाजिक संरचना और विकास, सुविधा प्रदाता, अवरोधक विकास और सामाजिक आर्थिक समस्याएं, ये सब असमानताएं, ये सब इसमें सम्मिलित है। साथ ही साथ कुछ और बिंदु हैं। संस्कृति और विकास, सहायक बाधक के रूप में संस्कृति, उत्तर आधुनिकरण, पश्चिमीकरण, भारत में जनसंख्या वितरण और वृद्धि और वितरण, 1901 से वृद्धि, कारण और प्रभाव, अवधारणाएं, जनन क्षमता, मृत्यु दर, रुग्णता, प्रवास आयु और लिंग संरचना। अंतिम यूनिट है इसमें आपके प्रश्न पत्र 2 में मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं, जिसमें आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विजन, सिद्धांत, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, वयस्क शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना, सामाजिक वर्गों और उनके कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दे, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, महिलाएं, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और विकासात्मक परियोजनाओं से उत्पन्न विस्थापित समूह, बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े मुद्दे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विस्तार शिक्षा, पंचायती राज, समुदाय विकास में गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ की भूमिका, मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति एवं सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, जनजातियों में विश्वास, विवाह, रिश्तेदारी, धार्मिक विश्वास, परंपराएं, त्यौहार और उत्सव, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति। तो ये हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र समाप्त हो गया। अब हम बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न पत्र की ओर, जिसमें हमें पहला खंड दिया गया है अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर ये एक और परिवर्तन हुआ है। इस अर्थशास्त्र में आपको फिर से वही 5 यूनिट मिलेंगी, जिसमें हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि पहली यूनिट है भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू। आप इसको बार बार सुनकर दोहराइएगा, इसको कंठस्थ कीजिएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले सिलेबस याद करना होगा और आपको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी इसमें सहायता करेंगे। तो अपनी तैयारी को काफ़ी सुदृढ़ कीजिए। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या है। पहला टॉपिक, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता, विकसित भारत 2047 में कैसा होगा भारत, क्या इसकी योजनाएं 2047 तक पहुंचने की, वो सब इसमें सम्मिलित होगा। कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न्स, चुनौतियां, घटती उत्पादकता, किसान संकट और मौसम पर निर्भरता, सरकारी पहल में पीएम किसान, एनएमएसए और विभिन्न योजनाएं, कृषि मूल्य नीति, विपणन और वित्त, मूल्यवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप और कृषि प्रसंस्करण, भारत में औद्योगिक नीतियां और औद्योगिक विकास, विनिर्माण और अधोसंरचना, मेक इन इंडिया और अधोसंरचना परियोजना, आतिथ्य और पर्यटन, विदेशी मुद्रा आय में योगदान, भारत में वस्तु व सेवाओं का मानकीकरण। यूनिट 2 इकाई 2 में कराधान और नीति परिदृश्य है, राजकोषीय नीति, लोक व्यय, आगम, कराधान और घाटा प्रबंधन, मौद्रिक नीति और भारत में वित्तीय समावेशन, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नगद लेन देन का प्रभाव, खाद्य सुरक्षा एवं लोक वितरण प्रणाली, गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय संतुलन, भारत का विदेशी व्यापार, मूल्य संरचना और दिशा, निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन और विदेशी पूंजी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की भूमिका, जिसमें हमें आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबी
एशियन डेवलपमेंट बैंक और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमें पढ़ना होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन तीसरी इकाई में है, जिसमें हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, अर्ध आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ANMP, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, ODOP, प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न तथा जोत, खाद्य सुरक्षा, वितरण प्रणाली और भंडारण, उद्यानिकी, पशुधन, डेयरी व मत्स्य पालन, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, अधोसंरचना का विकास, MSME और पारंपरिक उद्योग का विकास और समर्थन, मध्य प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी विकास, जनजातीय अर्थव्यवस्था, कृषि पद्धति, प्रमुख वनोपज, हस्तशिल्प एवं हाट बाजार, पर्यटन, व्यापार और निवेश प्रोत्साहन। अगली यूनिट में हमें मध्य प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को देखना होगा, जिसमें स्वास्थ्य, अधोसंरचना, शिक्षा और कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की नीतियाँ, वन, जल और खनिज, वित्तीय, सामाजिक समावेशन एवं कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी का प्रभाव, मानव संसाधन की उत्पादकता और रोजगार, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, राज्य का राजस्व, व्यय, ऋण एवं राज्य कोषीय अनुशासन, ये सब इसमें है। आखिरी और पांचवी यूनिट में आपको सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता को देखना होगा, प्रोबेबिलिटी, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा टॉपिक। तो समकलन, संकलन की विधियाँ, माध्यम, माध्यिका और बहुलक, गणना और व्याख्याएं, डेटा विश्लेषण के प्रकार, वर्णनात्मक बनाम अनुमानात्मक, प्रतिचयन की विधियां, डेटा प्रस्तुति तकनीक, टेबल, चार्ट और ग्राफ रहेंगे इसमें, प्रायिकता की बुनियादी अवधारणाएं। तो ये खंड A हो जाता है। खंड B क्या होगा, आपको जैसा पता ही है कि विज्ञान, तकनीक एवं जन स्वास्थ्य तृतीय प्रश्न पत्र में है ये। तो सबसे पहली इसकी इकाई है सामान्य विज्ञान। जैसे आपको सामान्य विज्ञान की परिभाषा मैंने बताई थी, किसी भी सामान्य विज्ञान की पुस्तक में जो जो टॉपिक होते हैं लगभग वो सभी टॉपिक आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान से देखने होंगे। कुछ और टॉपिक भी रहते हैं, उन्हें भी देखिएगा। तो विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग पढ़ने हैं। सूक्ष्म जीव संरचना एवं प्रकार, जैविक कृषि, कोशिका की संरचना, प्रकार, विभाजन एवं कार्य, जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण, पौधों, पशुओं एवं मनुष्य में पोषण, संतुलित आहार, विटामिन, हीनताजन्य रोग, हार्मोन्स, मानव शरीर की अंग संरचना एवं कार्यप्रणाली, जैव प्रौद्योगिकी, परिभाषा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग, इथनो बायोलॉजी के अनुप्रयोग, प्राचीन समय में आर्यभट्ट, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त एवं भास्कर प्रथम एवं द्वितीय द्वारा खगोल शास्त्र में जो योगदान है वो देखने होंगे। प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय वेधशालाओं से संबंधित प्रारंभिक जानकारी, बौद्धिक संपदा के अधिकार एवं पेटेंट्स, जिसमें ट्रिप्स और ट्रिम्स हमें देखना है। कंप्यूटर विज्ञान दूसरी इकाई है, जिसमें कंप्यूटर के प्रकार, विशेषता, पीढ़ी, जनरेशन, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रकार या उपयोग, और कंप्यूटर की भाषाओं का ज्ञान, जिसमें हमें C++, जावा, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर एवं असेंबलर इनको पढ़ना है। साथ ही साथ इंटरनेट एवं ईमेल देखना है, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI का आधारभूत ज्ञान, क्लाउड कंप्यूटिंग, विभिन्न उपयोगी पोर्टल और वेबसाइट तथा वेब पेजेस। ये आपको बहुत हद तक मैं मानता हूँ कि आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी योगदान करेगा, क्योंकि वहाँ पर भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ये सब हमें पढ़ना पड़ता है। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी एक साथ कराएंगे, वो आप छांट लीजिएगा या हम इस पर एक अलग वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे। आइए आगे देखते हैं कि गणितीय विज्ञान में क्या पाठ्यक्रम है। संख्या एवं इसके प्रकार, इकाई मापन की विधियाँ, समीकरण एवं गुणनखंड, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। इकाई 3 में आते हैं, इसमें हमें आयुष पढ़ना है, जिसमें हमें आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिगपा, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के मूल सिद्धांत देखने हैं। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी 2030, आयुर्वेद, त्रिदोष, पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिनचर्या, ऋतुचर्या, पंचकर्म की प्रारंभिक जानकारी, जैविक घड़ी, केंद्र, राज्य, जिला एवं ग्राम स्तर पर आयुष सहित स्वास्थ्य प्रशासन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP एवं इसमें आयुर्वेद का क्षेत्र, योग में पंचकोश सिद्धांत, अष्टांग योग, षटकर्म, मुद्रा की प्रारंभिक जानकारी, प्राकृतिक चिकित्सा मिट्टी चिकित्सा, धूप सेवन, सन बाथ, जल चिकित्सा के चिकित्सीय प्रभाव एवं प्रकार, षोडश संस्कार, जिसमें नामकरण, निष्क्रमण, कर्णभेद आदि का सामान्य ज्ञान एवं इनका वैज्ञानिक महत्व क्या है वो देखना है। इकाई 4 में आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियां, कुष्ठ, NLEP, एड्स,
NACP अंधत्व, NPCB पोलियो, राष्ट्रीय क्षय निवारण कार्यक्रम, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य RCH कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS, सार्वभौमिक एवं राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NRHM और NUHM। मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, विभिन्न बायोमार्कर तथा हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी के सामान्य स्तर की जानकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत और तत्व, स्वास्थ्य देखभाल का स्तर, उपकेंद्र एवं ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की संरचना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र PHC, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC और ग्रामीण चिकित्सालयों के स्तर। अंतिम और पांचवी इकाई में आपको भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा, जन पदोध्वंस, वायु जल देश काल की विकृतियाँ, मानव गतिविधि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य, जैव विविधता, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के संदर्भ में पर्यावरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, लुप्तप्राय एवं विलुप्त प्रजातियाँ, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं और चुनौतियाँ, पर्यावरणीय क्षरण के कार्यक्रम और प्रभाव, पर्यावरण शिक्षा, सार्वजनिक जन जागरूकता के कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा एवं उसका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंध, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण नीतियाँ और नियामक ढांचा, पर्यावरण संरक्षण में मध्य प्रदेश की जनजातियों की भूमिका जिसमें आपको बेगा, सहरिया, भारिया, भील, गोंड इत्यादि को देखना है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण के उपाय, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान, उद्देश्य, विभिन्न चरण, उपलब्धियां तथा भविष्य, जल सुरक्षा, जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न प्रयास। तो ये हमारा तृतीय प्रश्न पत्र समाप्त होता है। चतुर्थ प्रश्न पत्र में जैसा आपको पता है कि ये 300 अंकों का कर दिया गया है और इसमें 2 खंड आ गए हैं, जिसमें आपको पहले खंड में दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी मिलेगी। आइए इस पर एक नज़र देख लेते हैं। इकाई 1 में आपको भारतीय षट दर्शन, दार्शनिक, विचारक और समाज सुधारक देखने हैं, जिसमें आपको भारतीय षट दर्शन, सुकराट, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, शंकराचार्य, चरवाक, भर्तृहरि, गुरु नानक साहब, कबीर जी, तुलसीदास जी, संत रविदास जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, देवी अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन सभी महान विभूतियों को आपको पढ़ना है, इन सभी दार्शनिक विचारकों को पढ़ना होगा। नंबर 2 इकाई में राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणाएं, राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति एवं घटक, राष्ट्रीय सुरक्षा, हित एवं चरित्र, राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन, सशस्त्र सैन्य बल, अंग एवं इनके प्रकार तथा गुप्तचर एजेंसियां, मूल नैतिक अवधारणाएं, शुभ, सद्गुण, अहिंसा, उत्तरदायित्व, भगवद गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में उसकी भूमिका। ये इकाई कुछ नई है लग रही है, ये इकाई पहले नहीं थी, तो इसमें आपको ये कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसा कि आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में सरकार भी बदली है और सरकार बदलने के साथ साथ जो अभी हम राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं और जो हमारी राष्ट्र निर्माण की पॉलिसी है, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक था कि इकाई 2 में राष्ट्र निर्माण और नैतिक अवधारणा जोड़ी गई है, जिससे कि जो आगे आने वाले प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनको भी इसका अच्छे से अध्ययन हो जाए। चलिए तीसरी यूनिट देखते हैं, मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा। इसमें आपको मनोवृत्ति में विषय वस्तु, तत्व, प्रकार्य, मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति के परिवर्तन, प्रबोधक संप्रेषण, पूर्वाग्रह तथा भेदभाव, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता, अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं असमर्थकवादिता, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, सहिष्णुता एवं कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना, सांवेगिक बुद्धि, संप्रत्यय, शासन प्रणाली में इसकी उपयोगिता एवं अनुप्रयोग, व्यक्तिगत भिन्नताएं, कारक सिद्धांत एवं व्यवहार भिन्नताएं, ये सब इसमें आपको देखना है। साथ ही साथ इसमें एक और टॉपिक जोड़ा गया है जिसमें है मनोविकार और मनोचिकित्सा, जिसमें अवसाद, सामाजिक दुश्चिंतता, मनोविकार, सीजोफेनिया, सामाजिक दुर्भिति, द्विध्रुवी मनोविकार, मनोचिकित्सा, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, तर्क संगत भावात्मक व्यवहार चिकित्सा, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, सकारात्मक चिकित्सा एवं पारिवारिक चिकित्सा, ये सब इसमें है। अभी इसकी चौथी यूनिट देखेंगे कि लोक प्रशासन में जो नैतिक मूल्य हैं, मानवीय आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा, मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व,
कर्तव्यपरायणता, मूल्यबोध, जीवन मूल्य, संवेदनशीलता, टेक्नोलॉजी एवं नैतिक मूल्य। लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा तथा नैतिक मार्गदर्शक के रूप में अंतरात्मा। लोक सेवकों हेतु आचार संहिता, शासन में उच्च मूल्यों का पालन। भ्रष्टाचार में हमें पढ़ना है भ्रष्टाचार के प्रकार एवं कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय, समाज, सूचना तंत्र, परिवार एवं विशल विलोर की भूमिका, भ्रष्टाचार पर राष्ट्रीय संघ की घोषणा, भ्रष्टाचार का मापन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल एवं लोकायुक्त। तो ये इकाई लगभग पहले जैसी ही है और इसमें आपको पता ही है कि 5वीं यूनिट जो है हमारी 5वीं इकाई जो है वो केस स्टडी है और केस स्टडी में मुख्यतः प्रश्न पत्र के खंड अ में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित पाठ्यक्रम से आपको जवाब देने होते हैं और प्रश्न वगैरह आपको आगे देखने को मिल ही जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके खंड बा पे आते हैं जो आपको एक नई चीज़ मिल रही है। चतुर्थ प्रश्न पत्र में खंड बा आ गया है और ये 150 नंबर का है। आपको ज्ञात ही होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पहले 200 मार्क्स का होता था पेपर, लेकिन अब ये 300 नंबर का हो गया है, जिसकी वजह से आपके मुख्य परीक्षा के कुल अंक 1500 हो गए। तो देखते हैं खंड ब में क्या है। यह है उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी। तो सबसे पहली इसमें इकाई है उद्यमिता, अवधारणा एवं विकास। उद्यमिता की अवधारणा एवं महत्व, उद्यमिता के लक्षण, सिद्धांत, विशेषता एवं नवाचार का महत्व, उद्यमशीलता की प्रक्रिया, सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण एवं व्यवसाय योजना, नए उद्यम प्रबंधन में मुख्य मुद्दे एवं वैज्ञानिक आवश्यकताएं, महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां, भारत में उद्यमिता का विकास, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान। दूसरी यूनिट में व्यवहारिक संगठन एवं प्रबंधन, इसमें प्रबंधन अवधारणा, महत्व, क्षेत्र प्रबंधन एवं प्रशासन, क्रय तथा सामग्री प्रबंधन, प्रबंधन प्रक्रिया, संसाधन प्रबंधन एवं प्रबंधन के कार्य, जिसमें हमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, निर्णय, अभिप्रेरणा, नेतृत्व एवं संचार देखना है। समय प्रबंधन एवं संगठन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और नेटवर्किंग, ये इसमें आएगी। तीसरी यूनिट में हम देखेंगे कि प्रशासन व प्रबंधन है, जिसमें हमें लोक प्रशासन के में प्रबंधन के महत्वपूर्ण आयाम, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, जिसमें लोक प्रशासन में उनका कार्यक्षेत्र एवं महत्व, लोक कार्य क्षेत्र में तनाव प्रबंधन एवं विवाद प्रबंधन की विभिन्न तकनीकी एवं उनका महत्व, बहुलता, अनेकता का प्रबंधन एवं प्रशासन, जन प्रबंधन के अवसर और चुनौतियां, आपदा प्रबंधन, ये सब इसमें पढ़ना होगा। चौथी यूनिट में आपको समग्र व्यक्तित्व विकास में समग्र व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय विकास, व्यक्तित्व विकास के विभिन्न घटक, सफलता की अवधारणा, सफलता प्राप्त करने में बाधाएं, सफलता के लिए जिम्मेदार कारक, ये सब इसमें आपको देखना है। साथ ही साथ कुछ और टॉपिक हैं चौथी यूनिट में। असफलता से सीखना, असफलताओं को मूल्यवान अंतर्दृष्टि और निरंतर सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार करना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, जिसमें सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को क्रियान्वित करना, निम्नांकित मुद्दों से संबंधित तथ्य और दृष्टिकोण, नागरिक बोध, संस्था के प्रति निष्ठा, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, यातायात प्रबंधन, नशाखोरी की प्रवृत्ति, खाद्य पदार्थों में मिलावट, नाइट कल्चर, मूल्य आधारित जीवन एवं विविध जागरूकता कार्यक्रम। ये केस स्टडी इसमें भी रहेगी आपकी। प्रश्न पत्र के खंड ब में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित पाठ्यक्रम। केस स्टडी आपने सॉल्व की होंगी अगर आप पुराने छात्र हैं तो, और यदि आप नए हैं तो आप देख लीजिएगा उसको। ये दोनों ही पार्ट में आपको केस स्टडी मिलेगी। लेकिन इस प्रश्न पत्र के बारे में ये अच्छी बात है कि बच्चों को उद्यमिता के बारे में भी थोड़ा बताया जाएगा, क्योंकि लगभग सभी बच्चे तो सिलेक्ट होते नहीं हैं, तो कम से कम उन्हें ये ज्ञान हो कि कैसे हम उद्यमिता के क्षेत्र में कुछ काम कर सकते हैं। हालांकि इसमें ऐसा तो नहीं है कि ये कोई एक डिग्री है तो इसमें एक मतलब कोई काम भी कराया जाए या 1 साल की इंटर्नशिप कराई जाए, लेकिन अगर इस उद्यमिता के क्षेत्र में भी बच्चे जाएं तो भी राष्ट्र का बहुत अच्छा निर्माण होगा। इस पाठ्यक्रम पर कुछ कुछ राष्ट्रवाद की भी छाप दिख रही है और अच्छा लग रहा है कि ये पाठ्यक्रम इस तरह से बदला गया है। लेकिन चौथे पेपर में जो बदलाव आए हैं उससे एक बात तो निश्चित है कि इसका जो सिलेबस है वो बढ़ गया है, तो अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुख्य परीक्षा के लिए। आइए हिंदी का पेपर देखते हैं, 5वां पेपर। इस पंचम प्रश्न पत्र को और छठे पेपर को आपको केवल हिंदी में लिखना होगा, यदि आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो भी। बाकी आपको चारों में ये सुविधा है कि आप इसको अपने चुने गए माध्यम के अनुसार लिख सकते हैं। देखिए इसमें पाठ्यक्रम का मतलब पूरा रूपरेखा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बताया भी गया है कि कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे। इस प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होगा। जैसा आपको ज्ञात होगा कि आपको प्रारंभिक परीक्षा में तो 10वीं स्तर का पूछा जाएगा, लेकिन मुख्य परीक्षा में ये स्नातक स्तर यानी बैचलर डिग्री का हो जाएगा। इसका उद्देश्य उम्मीदवार की पढ़ने व समझने, भाषाई दक्षता, लेखन की योग्यता एवं हिंदी में स्पष्ट
तथा सही विचार व्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। निम्नलिखित विषय सामग्री पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न की अंक योजना निर्दिष्ट है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत पूछे जाएंगे, जिसमें 25 प्रश्न होंगे 3 नंबर के, ये 75 हो जाते हैं। रस और छंद, रस में से आपको अंग एवं प्रकार देखने हैं, छंद में आपको दोहा सोठा और चौपाई देखने हैं, ये 5-5 प्रश्न होंगे और 1 नंबर का होगा तो ये 10 नंबर हो जाते हैं। अनुवाद वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में करना है, 5-5 प्रश्न हैं, 3-3 अंक के हैं तो ये 30 हो जाते हैं आपके। प्रशासनिक मानक शब्दों के अर्थ, हिंदी से अंग्रेजी में 5 शब्द, अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द, तो ये कुल 10 प्रश्न हैं, 1 अंक के, 10 अंक इसके हो जाएंगे। संधि एवं समास, मुहावरे एवं कहावतें, 5-5 प्रश्न दोनों से और 2-2 अंक के हैं तो ये 20 अंक हो जाएंगे। प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियों से प्रत्येक से 2 प्रश्न, 2 अंक होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे, यानी 10 प्रश्न आएंगे आपको इन 10 टॉपिक से और उनके अंक 2 होंगे, यानी 20 अंक हो जाएंगे, जिसमें आपको विराम चिन्ह, शब्द शक्तियाँ, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द, शब्द युग्म, वर्तनी शोधन और वाक्य संरचना एवं प्रकार, शब्दार्थ, ये सब पढ़ना होगा। पल्लवन करना होगा, 5 अंक का होगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में मालवी, निवाड़ी, बघेली और बुंदेलखंडी, इनसे भी आपको कुछ प्रश्न आएंगे। 3-3 इसमें दिखाया गया है तो ये 3-3 शायद अंक होंगे, तो 12 अंक का होगा ये। और एक अपठित गद्यांश होगा जो 18 मार्क्स का होगा। कुल मिला के आपके 200 नंबर हो गए। एक बार आप फिर से इसे देख लीजिए पंचम प्रश्न पत्र को। और ये षष्ठम प्रश्न पत्र यानी छठे प्रश्न पत्र को आप जानते हैं, ये हिंदी निबंध का पेपर है एवं इसमें प्रारूप लेखन भी है, जिसमें आपको एक निबंध लिखना है 1000 शब्दों में, जिसमें आपको ये विभिन्न टॉपिकों से लिखना है, जिसमें अभी आपको विकसित भारत @2047 ये इसमें जुड़ा है। आप इसको पूरा देख लीजिए, इसमें क्या क्या टॉपिक है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें सिविल सेवाओं की भूमिका है, नवीनीकरण ऊर्जा है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको दिख रही होंगी। इसमें वसुदेव कुटुंबकम जोड़ा गया है, गौरवशाली भारतीय संस्कृति, सोशल मीडिया, मानव जीवन पर प्रभाव, मानव जीवन में संस्कार और जीवन मूल्य, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी 2030। 1000 शब्दों में इसका जवाब देना है। ये आपको 50 अंकों में इसका मूल्यांकन किया जाएगा। द्वितीय निबंध है समसामयिक समस्या एवं निदान, 500 शब्दों में इसका जवाब देना है, 20 अंक का है। प्रारूप लेखन, शासकीय व अर्ध शासकीय पत्र, परिपत्र, सर्कुलर, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, स्मरण पत्र, 250 शब्दों में इसका जवाब आपको देना है, 15 अंक का है। प्रतिवेदन, रिपोर्ट राइटिंग, इसमें अधिसूचना, नोटिफिकेशन, ज्ञापन, मेमोरेंडम, टिप्पण लेखन, 250 शब्दों में है, जो 15 अंक का है। कुल मिला के आपको 100 अंकों का प्रश्न पत्र माना जाएगा। एक छोटा सा नोट दे रखा है, इसमें देख लेते हैं। चूंकि इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य ही अभ्यर्थियों की हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति एवं उसके सामान्य हिंदी के ज्ञान का परीक्षण करना है, अतः इस प्रश्न पत्र के उत्तर देने का माध्यम केवल हिंदी रखा गया है। तो ये पूरा का पूरा जो स्वरूप था वो हो गया। इंग्लिश मीडियम का ये सिलेबस है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये पूरे पाठ्यक्रम की हमने विवेचना की हुई है, इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। आपको इस बार थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी, तो मेहनत पे लग जाइए अभी से। 28 अप्रैल को इसका प्रीलिम्स निर्धारित किया गया है और जहाँ तक एक खबर आ रही है कि शायद जुलाई में इसका मेंस होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि इस पूरी की पूरी सीरीज़ में हमें एक चीज़ समझ में आई है कि पाठ्यक्रम पे एक राष्ट्रवादी छाप हमें दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें मेहनत थोड़ी बढ़ गई है। तो चलिए करते हैं मेहनत। धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी मेहनत के प्रोत्साहन के लिए और आगे बहुत सारे अच्छे शैक्षणिक वीडियोस के लिए हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए कृपया आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।